वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर। कॉन्सेप्ट क्लासेस कॉरिडोर के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक मिनट। हम्म, तो जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग में फिजिक्स पॉलिटी की क्लास चल रही है एंड पॉलिटी की क्लास में जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो संविधान निर्माण कर रहे हैं। संविधान निर्माण आज लगभग खत्म हो जाएगा या खत्म के कगार पे रहेगा। ठीक, चलिए, सब कुछ दिख रहा है, आवाज आ रही है, ओके। चलिए, ठीक है, ओके। हाँ, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस कुछ बच गए थे उसको हम कर लेते हैं, ठीक ना। ध्यान देना, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है, ठीक ना, लोकतंत्र का सबसे आम रूप है। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एससीईआरटी से दिया गया है और हमने बोला है मेरा टारगेट है कि एससीईआरटी के सवालों को मल्टीपल ऑप्शंस क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, कई कथन वाले क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम ये सवाल आपको करेंगे, इसको हम कई कथन वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले ये सवाल देखिए, सीमित लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, अधिकतम लोकतंत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ध्यान दीजिएगा, आजकल के जो समय है स्विट्जरलैंड को छोड़ के, स्विट्जरलैंड में केवल और केवल आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब लोग अपना कानून खुद ही बनाते हैं, है ना। और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या उसको बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, है ना। प्रतिनिधि मतलब क्या होता है कि जो लोग होते हैं, लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे सांसद चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, और वो सांसद और विधायक जाके पार्लियामेंट में लोगों के लिए कानून बनाते हैं, तो उसी को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। तो मैक्सिमम जो देश है, बड़े बड़े स्तर पे जो देश है, उन देशों में आप पाएंगे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र ही स्थापित है। ठीक, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे आपका ब्रिटेन हो गया, चाहे आपका फ्रांस हो गया, चाहे आपका भारत देश हो गया, है ना, इन सभी जगहों पे प्रतिनिधि लोकतंत्र है। अब आएंगे, आगे चलेंगे, ठीक ना। क्या कह रहा है, सवाल देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। दिख रहा होगा सभी को, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं या बोर्ड को ही छोटा ले लेते हैं, देख लीजिएगा। हाँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र के स्वरूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक लोकतंत्र के स्वरूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक मतलब आजकल जिस प्रकार का लोकतंत्र आपको मिल रहा है समाज में, ठीक, आजकल जिस प्रकार का लोकतंत्र कई सारे देशों में प्रचलित है, वो बोल रहा है आधुनिक लोकतंत्र। ठीक, कथन क्या कह रहा है, हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम और प्रचलित रूप प्रतिनिधि लोकतंत्र है। बिल्कुल आम और प्रचलित रूप मतलब जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का रूप जो हमारे यहाँ है वो ये मैक्सिमम देशों में है और प्रतिनिधि लोकतंत्र है। बिल्कुल सही कह रहा है, स्टेटमेंट करेक्ट है ना, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दूसरा कथन देखिए, इस व्यवस्था में लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन न करके अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं ना। लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते हैं, ठीक, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं। ठीक, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तीसरा पढ़ेंगे, आधुनिक देशों की विशाल जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार के कारण सभी नागरिकों का एक साथ बैठकर निर्णय लेना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ये भी बिल्कुल करेक्ट कहा है। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा देश है, तो बहुत बड़े देश में हम चाहेंगे कि हर आदमी कोई कानून, मान लीजिए जीएसटी पे बनाना है, जीएसटी पे कोई कानून बनाना है, तो हम चाहेंगे कि भाई जीएसटी पे कानून बनाने के लिए, है ना, गांव के हर एक एक आदमी से अपना विचार लिया जाए, अपना विचार सबमिट कराया जाए, है ना, लेटर के माध्यम से या पेपर के माध्यम से या मोबाइल से। ठीक, अब इन विचारों पे चर्चा करके उसके बाद से कानून बने तो कितना समझिए मुश्किल हो जाएगा। एक एक गांव की ही एक शहर के है, एक शहर के लोगों का ही विचार कलेक्ट करने में, है ना, आपको 1.5-2 साल लग जाएंगे।
और उस तरह पूरे भारत के लोगों का विचार कनेक्ट करने में 15-20 साल लग जाएंगे, उस पर कानून बनाने में। सो इस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहीं नहीं है, केवल स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड है ना, SWITZERLAND, स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का लोकतंत्र है, बाकी और कहीं नहीं है, ठीक ना, बाकी और कहीं नहीं है। सो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देशों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उस जनसंख्या बढ़ती को देखकर हमें प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। अब आइए आसपास, है ना, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अच्छे लोकतंत्र का उदाहरण है, सबसे बेस्ट लोकतंत्र किन देशों में है? तो तीनों में सेम है ना, यूएस में भी है अच्छा लोकतंत्र, यूके में भी है, भारत में भी है। ये उपरोक्त सभी दे दिया है, सो आपको उपरोक्त सभी लेना पड़ेगा, क्योंकि भारत में भी लोकतंत्र सबसे अच्छा माना जाता है। सेम वही, यहाँ हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, चुनाव में चुन के नई सरकारें आती हैं यहाँ पे, ठीक ना। यूके में भी 5 साल में चुनाव होता है, यूके में आपको शायद 4 साल में होता है, ठीक। और यूएसए में भी हर 4 साल में चुनाव होता है। राष्ट्रपति का यूएसए के जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। इनमें भी कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं, है ना, तो वो हम देखेंगे आगे जाके, ठीक। अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहीं कहीं पे है, कहीं पे संसदीय व्यवस्था है, ठीक ना। सो आप देखेंगे जो यूएसए है, यूएसए में अध्यक्षीय व्यवस्था है ना। अध्यक्ष मतलब आपका राष्ट्रपति वहाँ हेड होता है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था उसको कहते हैं, ठीक। कोई भी डिसीजन संसद में ले जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, ये स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक। क्या कह रहा है कि कथन कह रहा है, लोकतंत्र शासन एक ऐसा बेहतर रूप है जो नागरिकों को अपनी गलतियों सुधारने का अवसर देता है तथा टकरावों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। बिल्कुल सही कथन है, करेक्ट कथन है। क्या है, लोकतंत्र का शासन एक ऐसा बेहतर रूप है, माने जो लोकतांत्रिक शासन है एक बहुत बेहतर रूप है शासन का। शासन के कई सारे रूप होते हैं, तानाशाही होता है, चाइना का भी शासन है, नॉर्थ कोरिया का भी शासन है, रशिया का भी शासन है। पूरे विश्व में देखा गया है कि शासन करने का माने सबसे मतलब अब तक का सबसे बेहतर तरीका, हो सके इससे बेहतर फ्यूचर में कुछ आ जाए, लोकतंत्र से भी अच्छा आ जाए, इसीलिए कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे जो बेहतर माध्यम रहा है वो लोकतांत्रिक शासन रहा है, ठीक। जिसमें नागरिकों को अपनी गलतियां सुधारने का अवसर देता है और टकराव को बेहतर ढंग से संभालने में मदद करता है। नागरिकों को अपनी गलतियां सुधारने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है कि लोगों ने सांसद चुना, लोगों ने विधायक चुना, वो विधायक और सांसद मान लीजिए गलत चुन लिया गया, किसी न किसी माध्यम से लोग उसके बहकावे में आ गए, है ना। यदि आगे लोग की हर 15 साल बाद उनके अकाउंट में हर मतलब माने हर व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा, पेट्रोल 35 रुपया हो जाएगा, लोग उसके बहकावे में आ गए, उसको चुन लिए, तो अगले चुनाव में उसको हटाने का मौका मिलता है, अगले अगले चुनाव में उसको हटाने का मौका मिलता है, लोगों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है ना। और टकराव को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिलती है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि लोगों में टकराव आ जाता है, ठीक ना, हिंदू मुस्लिम टकराव आ गया, या किसी और जातियों को लेकर टकराव आ गया, दो जातियों में कि भाई हमको इतना रिजर्वेशन चाहिए, हमको इतनी सीट चाहिए, तो बैठ के आराम से, देखिए ईडब्ल्यूएस वाले थे, ईडब्ल्यूएस वालों का हक बहुत दिनों से मारा जा रहा था, है ना, तो भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उनके लिए भी बैठ के उनके भी नेता आए, सोचे तो उनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिला। भले मतलब कुछ लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हो, है ना, आरक्षण का इस्तेमाल तो हर कैटेगरी में गलत गलत होता है, आप कह लेंगे SC ST में भी गलत तरीके से कुछ लोग कर लेते हैं, ठीक। तो अब वो गलत वाली बात अलग है, ठीक ना, कि भाई यहाँ गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन यहाँ लोगों को अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टकराव को कम करने का अवसर मदद मिलती है। निष्कर्ष क्या कह रहा है, अतः भारत, अमेरिका, यूके जैसे लोकतांत्रिक देशों में अब कभी भी कोई गलती फैसले नहीं लिए जाते हैं और वह वहां सभी सामाजिक समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं। ये बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र यूके और अमेरिका में गलत फैसले नहीं लिए जाते हैं, फैसले गलत हो सकते हैं, है ना, लेकिन उनको सुधारने का मौका मिलता है। फैसले गलत नहीं लिए जाते हैं, इसका मतलब कि लोकतंत्र एकदम बेस्ट नहीं है, एकदम बेस्ट नहीं, इसमें भी कुछ कुछ गलतियां होती हैं। जैसे क्या होता है, फैसले लेने में देरी होती है, फैसले लेने में बहुत देरी हो जाती है, कभी कभी जो फैसला तुरंत लेना होता है वो बहुत देरी में लिया जाता है।
दूसरा क्या होता है, इसमें भी गलत फैसले लेने की संभावना होती है। जैसे हमने देखा है कि लोकतंत्र में, है ना, बहुसंख्यकवाद कहीं कहीं हावी होता है। बहुसंख्यकवाद कहीं कहीं हावी होता है। कहने का मतलब है, जैसे भारत में आपने देखा होगा आजकल बहुत बड़ी एक समस्या चल रही है ना। आजकल जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी अपने को कहती है कि हम हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदू राष्ट्रवादी सरकार है ना। इनकी आप जो भी नीतियां देखेंगे, है ना, वो सारी की सारी नीतियां हिंदू धर्म को सपोर्ट करती हुई ज्यादा से ज्यादा आएंगी। चाहे आप यूसीसी में ले लें, है ना, चाहे आप 3 तलाक ले लें, ठीक। आप देखेंगे इनकी जो भी इस प्रकार की माने सरकारी पॉलिसी है, सरकारी नीति है, वो मुसलमानों के जनरली विरोध में आती है। या आप राम मंदिर का फैसला ले लें, जो भी ले लें, सो इसमें देखेंगे कि एक पक्ष को हमेशा दबाया जाता है। या आप जीएसटी जैसे फैसले ले लें, छोड़िए उनको, धार्मिक तो अपवादित है, आप जीएसटी जैसे फैसले ले लीजिए। जीएसटी सरकार ने डिसीजन लिया, जीएसटी का कहीं फायदा नहीं हुआ है। देखा गया कि से जो छोटे छोटे व्यापारी थे, छोटे छोटे व्यापारी जीएसटी के कैलकुलेशन में उलझ के रह गए, उनका व्यापार ही खत्म हो गया। दिल्ली जैसे जगहों में आप देखेंगे जीएसटी के अलावा यदि आप देख लेंगे, नोटबंदी का फैसला था, तो नोटबंदी के फैसले में भी बहुत सारे ऐसे व्यवसाय थे जो लोगों के खराब हो गए, है ना। सो ये कुछ फैसले ऐसे हैं जो लोकतंत्र में भी गड़बड़ लिए जा सकते हैं। जैसे अमेरिका का हम सबसे बड़ा फैसला ले, तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, हम लोग उसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ठीक ना। तो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल पे जो वॉर किया था, इजराइल के साथ मिलके जो ईरान पे अटैक किया था, वो गलत फैसला था। ईरान पे जो अटैक किया था गलत फैसला था। पूरा का पूरा यूएसए उसके विरोध में था, पूरा का पूरा यूएसए उसके अगेंस्ट था। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में आपका नेता गलत फैसला नहीं लेता है, लोकतंत्र में नेता गलत फैसला ले सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो कथन सही है और निष्कर्ष गलत है। कथन सही है लेकिन निष्कर्ष आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपको सवाल आजकल सीएसबीसी पूछ रहा है और अपने चैप्टर से पूछ रहा है, तो चैप्टर आप लोग पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। लोकतंत्र की कुछ कमियां बताइए, लोकतंत्र की कुछ कमियां बताइए, ठीक ना। देखेंगे लोकतंत्र की कमियां, अस्थिरता और देरी। अस्थिरता और देरी का मतलब कह लीजिए होता ये है, आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि, हाँ, आजकल देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए टीएमसी पार्टी आई, टीएमसी पार्टी है ना, टीएमसी चुनाव हारी तो भाई पार्टी अपना काम कर रही है, करेगी कहीं ना कहीं, किसी तरीके से करेगी। तो टीएमसी के सारे सांसद टूट के चले गए बीजेपी में, ठीक ना। आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी राज्यसभा में अच्छा खासा उसका बोलबाला था, है ना। जैसे राघव चड्ढा का एग्जांपल ले लीजिए, राघव चड्ढा ये आदमी पहले क्या हुआ, आम आदमी पार्टी में था, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा का सांसद था, है ना। और ये शुरुआत में क्या हुआ, अपनी पार्टी से धीरे धीरे दूरियां बढ़ाने लगा आम आदमी पार्टी से। पहले लगा समोसा का मुद्दा उठाया, समोसा के बाद से स्विगी डिलीवरी बॉयज का मुद्दा उठाया, पॉपुलर हुआ लोगों में। उसके बाद से धीरे से पार्टी चेंज करके बीजेपी में चला गया। इससे क्या हुआ, आम आदमी पार्टी का जो स्ट्रेंथ था, आम आदमी पार्टी की जो स्टेबिलिटी थी राज्यसभा में, वो पूरी की पूरी खत्म हो गई। ये अपने तो गया ही, अपने साथ साथ 6 सांसदों को आम आदमी पार्टी के तोड़ के ले गया बीजेपी में, चाहे वो पैसे का लालच देके, चाहे वो ईडी सीबीआई का लालच देके। तो ये तो अस्थिरता होती है। आप देखेंगे अभी जो विजय की पार्टी आई है तमिलनाडु में, टीवीके, है ना, टीवीके पार्टी आई है। तो जो विजय है, एक्टर थे, उनकी पहली बार पार्टी आई है, लगभग 114 या 15 सीटों पे उनको, है ना, विजय मिली है। तो इस भाई अब इनकी सरकार बननी चाहिए, सबसे ज्यादा बहुमत, सबसे ज्यादा मतलब वोटिंग इन्हीं को मिला है, तो किसी के साथ अलायंस करके सरकार बनाएंगे। आप देखेंगे कि बीजेपी इनके विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही थी, तो अस्थिरता होती है। देरी की बात ले लीजिए, तो डिसीजन लेने में क्या होता है, डिसीजन क्या होता है कि पार्लियामेंट में बैठ के लेना पड़ता है। पार्लियामेंट में उस पर पक्ष होता है, विपक्ष होता है, चर्चा होती है ना, निर्णय होता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो गए जिसमें डिसीजन लेने में देरी हो जाती है, डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में देरी हो जाती है। तो लोकतंत्र की ये कुछ छोटी मोटी खामियां क्या मतलब, ये खामियां हैं, समझ लीजिए, ठीक। अब ध्यान देना,
आगे भ्रष्टाचार और पाखंड, भ्रष्टाचार और पाखंड आप देखते ही होंगे, है ना। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार है ही है। भ्रष्टाचार इन द सेंस की जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में आप देखेंगे सरकारें क्या करती हैं, लोक लुभावन नीतियां लेके आती हैं कि हम 10,000 रुपया हर गरीब को उनके खाते में देंगे। ठीक, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हम 15-15 हजार सबके अकाउंट में देंगे। ठीक, 15-15 हजार सबके अकाउंट, सबका पेट्रोल का जो रेट होगा वो 35 रुपया लीटर हो जाएगा, है ना। पेट्रोल का रेट 35 रुपया लीटर नहीं हुआ। अब देखिए सरकार जबरदस्ती पेट्रोल में इथेनॉल मिला रही है। इथेनॉल मिलाने से क्या हो गया कि अब मान लीजिए सरकार तो ठीक है भाई, इथेनॉल की गाड़ियां हैं 20% पे है, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे हैं पेट्रोल पंप वाले। पेट्रोल पंप वाले क्या कर रहे हैं, उस जैसे मान लीजिए इथेनॉल में दिक्कत ये होती है कि इसमें क्या होता है, इसमें C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। ये इथेनॉल का फार्मूला है, ठीक ना। ये एक तरह का शराब है, समझ लीजिए। लोग गन्ने का जूस खाए, गन्ने का जूस नहीं, ये शराब है। अब इनको क्या है, इसको यदि H2O मिल जाएगा, इसको यदि कहीं भी नमी मिल जाएगी तो उसको पानी में कन्वर्ट कर देंगी, पानी में कन्वर्ट कर देंगी। अब ये पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है, थोड़ी सी भी नमी है, मॉइस्चर है आपके डीजल टैंक, पेट्रोल टैंक में, तो पूरा का पूरा पेट्रोल आपका पानी में लगभग कन्वर्ट हो जा रहा है। इथेनॉल को वाटर में, इसका OH लेके इसको भी पानी में कन्वर्ट कर दे रहा है। सो अब पानी में कन्वर्जन के नाते अब लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। अब दिक्कत आ रही है तो ये एक तरह का भ्रष्टाचार है, सरकार इसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। राजनेता आपस में लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते हैं। राजनेता आपस में, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, कई बार आप देखते हैं कुर्सियां भी चल जाती हैं, आपस में कुर्सियां भी चल जा रही हैं, मार फाइटा फाइटी हो जाता है आपकी विधानसभा या संसद में, है ना। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे देख लोगे इसी को कथन निष्कर्ष में कई कथनों वाले में कन्वर्ट कर दिया। अब कथन को आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कमियां, सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कमियों के बारे में कह रहा है, विचार करना है। ठीक, पहली कमी देख लीजिए, लोकतंत्र में राजनेताओं के बदलते रहने से अक्सर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। बिल्कुल सही कह रहा है ना। क्या होता है कि अब हमारे यहाँ क्या होता है कि मान लीजिए कोई सरकार चुन के आई, सरकार चुन के आई, ठीक ना। अब वो सरकार चुन के आई तो सरकार क्या है, मान लीजिए कोई नीति बनाती है, नीति बनाई, उस नीति का मान लीजिए 10 साल, है ना, 10 साल नीति वो चलने वाला है, 10 साल या 15 साल नीति कोई चलने वाला है। अब मान लीजिए सरकार आई, सरकार 5 साल के बाद तो चली जाएगी, 5 साल बाद तो चली जाएगी, 5 साल बाद चली जाएगी, फिर नई सरकार आती है। नई सरकार क्या करती है, ये नीति मान लीजिए 5 साल क्रियान्वित हो गई है ना। 5 साल क्रियान्वयन के बाद नई सरकार आती है, फिर से इसको कैंसिल कर देती है, अपने तरीके से टेंडर देगी, है ना, अपने तरीके से बिजनेसमैन को चुनती है। तो तमाम सारी, है ना, इसमें क्या होती है कि राजनीतिक अस्थिरता आती है, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी आती है ना। अब जैसे देख लेंगे आप, शुरुआत में क्या था कि आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश का, MP का, ठीक ना। उसके बाद से एग्जाम्पल है आपका सबसे अच्छा आपका महाराष्ट्र का है ना, महाराष्ट्र का है। तो इन जगहों पे जो सरकारें बनी थी विधानसभाओं में, वो बनी थी कांग्रेस की, है ना, कांग्रेस की। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, बीजेपी ने क्या हुआ, इनके कांग्रेस के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को हड़का के, धमका के या पैसे के बल पे खरीद लिया। तो सरकार क्या हुई, कांग्रेस की गिर गई, है ना। बहुत दिनों तक, लगभग 6 महीने तक ये टसल चलता रहा। और उस टसल में क्या होता है कि जो पब्लिक वर्क होते हैं, पब्लिक वर्क इफेक्ट होता है, पब्लिक वर्क प्रभावित होता है। तो राजनीतिक अस्थिरता होती है, लोकतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता होती है, एक कमी है इसकी। ठीक, दूसरी कमी देख लीजिए, यह शासन का सबसे आदर्श रूप है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की कोई गुंजाइश नहीं होती। देखिए, जो एकदम बोल दे कि होती ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होती है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है ना, ये गलत है। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है, भाई भतीजावाद होता है, भाई भतीजावाद बिल्कुल है। आप देख लेंगे, आप देख लेंगे, सबसे पहला भाई भतीजावाद बिहार का एग्जाम्पल ले लें, है ना, बिहार का एग्जाम्पल ले लें तो लालू यादव पे लगता है। लालू यादव पे देख लीजिए, आजकल नीतीश बाबू भी लग रहा है, नीतीश बाबू पे भी लग रहा है, ठीक ना। ठीक, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पे अभी लग रहा है, ठीक ना। यूपी में ले लीजिए अखिलेश यादव ले लीजिए, है ना। बीजेपी में ले लीजिए अमित शाह ले लीजिए, अमित शाह है, अमित शाह अपने बेटे को BCCI का अध्यक्ष बना के बैठे हैं, कोई क्रिकेट का तो अनुभव नहीं है। राजनाथ सिंह ले लीजिए, है ना,
राजनाथ सिंह ले लीजिए, हैं, कल्याण सिंह ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे इनके अपने माने पिताओं के बल पे आए हैं राजनीति में। तो वो भाई भतीजावाद है। हम यदि कोई नीति भी बनाएंगे तो अपने ही लोगों को, अपने ही भाई को, अपने ही परिवार के लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो लोकतंत्र में ये कहीं ना कहीं आती है, लोकतंत्र में ये बातें कहीं ना कहीं निकल के आती हैं, है ना। सो इसमें गुंजाइश नहीं है लिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरे पे ये क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में व्यापक चर्चा और लंबी विचार विमर्श की प्रक्रिया के कारण निर्णयों में देरी लगती है ना। बिल्कुल सही कह रहा है। लोकतंत्र में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसमें व्यापक चर्चा होती है, पक्ष की चर्चा होती है, विपक्ष की चर्चा होती है, तमाम सारे इसमें फैक्टर रखे जाते हैं। तो 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। इस प्रकार के शब्द आपके आएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक ना। चलिए चलिए आगे देख लीजिए। संविधान निर्माण से सवाल है, संविधान निर्माण से सवाल है, ठीक ना। चलेंगे, क्या कह रहा है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका से मेल बिठाइए। क्या बिठाइए? सबसे पहला है, पहले कॉलम में मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू है। सो मोतीलाल नेहरू 1928 में भारत का संविधान बनाया था नेहरू रिपोर्ट के रूप में। बी आर अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। राजेंद्र प्रसाद क्या है ना, संविधान सभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू क्या है? संविधान सभा की सदस्य है। हमने बोला था 4 महिलाओं का नाम याद रखिएगा, है ना, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। इन चारों महिलाओं का नाम याद रखिएगा। पूछ देता है कि संविधान सभा में, संविधान निर्माण में कौन कौन सी महिलाएं रही हैं, तो इन चारों का नाम फेमस है, चारों को पूछ देता है। सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित इसमें से क्या थी? नेहरू जी की सिस्टर थी, नेहरू जी की सिस्टर, सगी बहन थी, ठीक ना। अब चलते हैं, अब आगे आ जाइए। हाँ, अब क्या है, ठीक, तो ध्यान देना, हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है और क्या किया है, हमने संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई हमने देखा है। ये प्रक्रिया हमने लगभग 1895 से देखा है। आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया केवल आइसोलेट नहीं है, इसके साथ कई सारी घटनाएं घट रही है, कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं घट रही हैं। वो आप अलग अलग विषयों में देखेंगे, अलग अलग विषयों में देखेंगे, आपको हम कनेक्ट करेंगे जब हम घटनाओं को पढ़ाएंगे, ठीक ना। आपने 1895 में देखा कि भाई बाल गंगाधर तिलक ने, है ना, स्वराज बिल के माध्यम से भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार की मांग की, या भारतीयों के लिए अधिकार की मांग की, स्वराज की मांग की, है ना, जिससे एक फेमस नारा निकल के आया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। उसके बाद देखेंगे तमाम सारे आंदोलन हुए, गांधी के आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, रॉलेट एक्ट आया, उसमें मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। आप तमाम सारी देखेंगे, आप स्वराज दल बना, बहुत सारी चीजें हुई बीच में। सो इनके अभी इफेक्ट को हम किनारे रख रहे हैं। अभी हमारा केवल फोकस है चैप्टर वाइज, हमें संविधान निर्माण पढ़ना है, पॉलिटी के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक। फिर देखिए, फिर 1995 के बाद से हमने बोला था, 1922 में गांधी ने बोला था किसी सभा में, फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू आया। ये सारी अनौपचारिक मांग थी। औपचारिक मांग 1934 से आपके एम एन रॉय के द्वारा शुरू हुई, फिर इसके बाद से 1935 में कांग्रेस, फिर 1938 में आपके जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। जवाहरलाल नेहरू के कहने में अंतर ये था कि जवाहरलाल नेहरू जिस संविधान सभा की मांग कर रहे थे, उस संविधान सभा को चाहते थे कि, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वो चुना जाए, मतलब वोटिंग के माध्यम से संविधान सभा चुनी जाए। तो अब ये था कि हमारे यहाँ के लोग मांग कर रहे थे, अब अंग्रेजों ने भी इसको धीरे धीरे देना स्टार्ट किया, भले दबाव में देना स्टार्ट किया हो, लेकिन देना स्टार्ट किया। हमने बोला था 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब उस विश्व युद्ध में अंग्रेजों को भारतीयों का सपोर्ट चाहिए था, तो उस सपोर्ट के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को संविधान सभा देने का वादा करना शुरू कर दिया। सबसे पहला वादा पूरा करने का प्रयास 1940 में अगस्त प्रस्ताव के रूप में किया गया, लेकिन उसमें अगस्त प्रस्ताव सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में हमारे यहाँ के जो नेता थे, नेहरू थे, यंग नेता थे, नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन सबका मांग था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पूर्ण स्वराज की बात की थी, इसीलिए अगस्त प्रस्ताव फेल कर गया। फिर आया क्रिप्स मिशन आया।
क्रिप्स मिशन भी फेल कर गया 1942 में। फिर इसके बाद से अल्टीमेटली लास्ट में आता है 1946, जिसमें है ना कैबिनेट मिशन योजना आती है। उसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत हमारे यहाँ संविधान सभा का निर्माण होता है। कुल मिला के 389 सीट पूरे भारत में बंटवारे किए जाते हैं, जिसमें 208 सीट कांग्रेस को मिलते हैं और 73 सीट मुस्लिम लीग को मिलता है। चुनाव जीत के आती है। ठीक, सो ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, अब हमारे यहाँ संविधान सभा का गठन होता है। सो मुस्लिम लीग हट जाती है वहां से। मुस्लिम लीग के हटने के बाद से 299 सीट हमारे यहाँ पे संविधान सभा के लोग बैठते हैं और वो संविधान का निर्माण करते हैं। सो ध्यान दीजिएगा। अब उस संविधान के निर्माण में हमने बोला था जो पहली बैठक होती है वो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कौन उसमें अध्यक्ष था? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सबसे वरिष्ठ थे। फिर 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें चुनाव होता है संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष का। स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? आपके राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। तीसरी बैठक में है ना उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी रखते हैं। उस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर लिया जाता है। वो उद्देश्य प्रस्ताव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके संविधान की प्रस्तावना बनता है। और प्रस्तावना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही जाके है ना पूरे संविधान का एक प्रारूप आपको देता है। यदि आप प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो आपको पूरे संविधान का एक अवधारणा मिल जाएगा कि ये संविधान किस रूप में लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है, संविधान के अंदर है क्या। जैसे कोई किताब आप जाते हैं तो किसी किताब की प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो उस प्रस्तावना में क्या होता है? प्रस्तावना आपको बता देता है ना कि किताब में कौन कौन सा चैप्टर है ना। केमिस्ट्री का चैप्टर है कि फिजिक्स का चैप्टर है ना। केमिस्ट्री में भी है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि इनऑर्गेनिक है ना, या फिजिकल केमिस्ट्री है। सो वो प्रस्तावना भी संविधान का यही आपको सीधा सीधा वर्णन देता है कि ये लोकतंत्र का संविधान है, गणतंत्र का संविधान है, ये संप्रभु संविधान है, ये इसमें एकता है, इसमें अखंडता है, इसमें आर्थिक न्याय की बात की गई है, इसमें सामाजिक न्याय की बात की गई है, इसमें राजनीतिक न्याय की बात की गई है ना। सो ये सारी की सारी चीजें आपको प्रस्तावना में मिलती हैं, जो हमारे संविधान का पूरा ब्यौरा दे देती हैं पहले ही एक ही पन्ने में। अभी वो भी देखेंगे। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, जब संविधान निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण में कई सारी समितियां बनी थी, है ना। तो उन सभी समितियों को हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, हम उन समितियों पे चर्चा करेंगे। सबसे जो पहली समिति थी, सबसे पहली समिति है, सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति है ना, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का काम क्या था? प्रारूप समिति का काम ये था कि ये समिति आपका है ना, ये समिति आपका क्या करती थी? ये समिति है ना, जितनी भी समितियों की रिपोर्ट आती थी, जितनी भी समितियों की रिपोर्ट आती थी, उन सभी समितियों की रिपोर्ट को बैठ के चर्चा करती थी। इस समिति में 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर। तो जितनी भी अदर समितियां थी, कई सारी समितियां थी, तो इन समितियों का रिपोर्ट प्रारूप समिति को आता था। प्रारूप समिति निर्णय लेती थी कि संविधान में कौन सा है ना, कौन सा बिंदु रखा जाएगा, कौन सा बिंदु नहीं रखा जाएगा। इसीलिए इस प्रारूप समिति को सबसे महत्वपूर्ण माना गया, क्योंकि इसी ने संविधान की रूपरेखा तैयार की थी। इसी ने संविधान की रूपरेखा तैयार की थी, है ना। और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इसीलिए भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है, और कोई कारण नहीं है। पूरा का पूरा संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं लिखा है। उन्होंने केवल वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते उन्हें ही डिसाइड करना था कि संविधान में कौन सी बातें रहेंगी, कौन सी बातें नहीं रहेंगी। ठीक, सो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। इस प्रारूप समिति का कार्य क्या था? तो अन्य समितियों से जो रिपोर्ट आती थी, उस रिपोर्ट को है ना इंक्लूड करना था संविधान में, उस रिपोर्ट में समीक्षा करना था। अब बारी आती है, हम सरदार पटेल की बात करेंगे। सरदार पटेल की बात करेंगे। सरदार पटेल जी कौन कौन से समितियों के अध्यक्ष थे? तो प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति मतलब जो हमारे यहाँ राज्य थे, राज्य, उन राज्यों का संविधान किस प्रकार का होगा, है ना। क्योंकि राज्यों को मिलाने का काम भारत में सरदार पटेल ही कर रहे थे, है ना। सरदार पटेल ही सारे के जितने छोटे छोटे प्रांत थे जो भारत से अलग रहना चाहते थे, है ना, उन सारे राज्यों को चाहे बंदूक के बल पे चाहे लालच के बल पे सरदार पटेल को ही श्रेय जाता इन्होंने मिलाया था, है ना।
तो इसीलिए इनको बना दिया गया प्रांतीय संविधान समिति का, है ना, माने अध्यक्ष बना दिया गया। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत मतलब होता है राज्य, है ना, जो राज्यों के संविधान होंगे वो किस रूप में लिखे जाएंगे। दूसरा क्या था, मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष यही थे, और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय समिति के भी अध्यक्ष आपके सरदार पटेल जी थे। इन तीनों समितियों को आप याद भले रखे या ना रखे, इन दो को याद रखिएगा, प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार समिति। प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार समिति, ठीक ना, प्रांतीय समिति और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल जी, है ना। अब आइए राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी भी कुछ समिति के अध्यक्ष थे, तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति, इसको याद रखिएगा, भारत की झंडा समिति के अध्यक्ष थे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बाकी जो दो अन्य समितियां थी, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इनके भी अध्यक्ष ये थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, तदर्थ झंडा समिति। ठीक, अब आगे आएंगे आपका जवाहरलाल नेहरू की बात करें हैं, जवाहरलाल नेहरू की बात करें हैं तो संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिबेट छिड़ता है, जो आम जनता में चलता है, आम लोगों में चलता है। आम लोगों में क्या चलता है, आम लोग कहते हैं कि गांधी जी नेहरू का बड़ा सपोर्ट करते थे और नेहरू को जानबूझ के, है ना, प्रधानमंत्री बनाए थे, सरदार पटेल को नहीं बनाए थे। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है। जो नेहरू का इमेज था आजादी के समय, नेहरू का इमेज काफी इंटरनेशनल था, काफी वैश्विक स्तर पे उनका इमेज था। यदि नेहरू उस समय जाते, यदि विदेशों से मदद मांगने, तो नेहरू को मदद लोग आगे बढ़ के करते थे। उतना बोलबाला, उतना वैश्विक इमेज हमारे सरदार पटेल का नहीं था। सरदार पटेल का जो इमेज था वो भारत के अंदर बहुत प्रभावी था, इसीलिए सरदार पटेल को गृह मंत्रालय दिया गया, भारत के अंदर इनको कार्य दिया गया। बाकी जो वैश्विक स्तर पे जो इमेज थी वो नेहरू की अच्छी थी, इसलिए नेहरू को प्रधानमंत्री का पद दिया गया। उस समय क्यों वैश्विक स्तर वाला व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि भारत जब आजाद हो रहा था तो भारत का शोषण अंग्रेजों ने इतना किया था कि भारत गरीबी से, भूखमरी से और तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों से जूझ रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ना हमारे यहाँ अस्पताल थे, ना हमारे यहाँ सड़कें थी, ना हमारे यहाँ तकनीकी थी, है ना। तो अस्पताल, सड़कें और तकनीकी को लाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति का प्रधानमंत्री बनना जरूरी था जिसका वैश्विक स्तर पे इमेज अच्छा हो। तो नेहरू जी काफी इसमें वेस्ट बैठते थे, नेहरू जी काफी इसमें, है ना, मतलब अव्वल दर्जे के बैठते थे, उच्च बैठते थे उनकी इस ये जो गुणवत्ता थी। ठीक, इसीलिए नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब संघ मतलब होता है पूरा का पूरा भारत। ठीक, अब संघ शक्ति समिति क्या की दे दी गई, नेहरू के अंडर में दे दी गई। संघ शक्ति समिति नेहरू के अंडर में दे दी गई। संघीय संविधान कैसा होगा हमारा, वो नेहरू के अंडर में दे दिया। संघीय संविधान मतलब भारत का संविधान, है ना। इसकी रूपरेखा क्या होगी, इन्होंने ही तैयार की है ना, संघीय संविधान समिति, है ना। ये संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से याद रखेंगे, सरदार पटेल गृह मंत्री थे तो प्रांतीय संविधान समिति, नेहरू यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री थे तो संघीय संविधान समिति, ठीक है ना। संघ शक्ति समिति राज्यों के लिए समिति। तो कम से कम आप इनका, जवाहरलाल नेहरू का, इनका आप दो याद रखेंगे, ये और ये। राजेंद्र प्रसाद का आप तदर्थ झंडा समिति याद रखेंगे, ठीक ना, तदर्थ झंडा समिति। जवाहरलाल नेहरू का आप संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति याद रखेंगे। बाकी इन सभी समितियों को रिपोर्ट, है ना, प्रारूप समिति को सबमिट करना था। ये प्रारूप समिति डिसाइड करती थी कि इनमें कौन कौन सी बात रहेगी, चर्चा के द्वारा करती थी। ऐसा नहीं कि अपने मन से कर लिया भीमराव अम्बेडकर ने, इस पे बकायदा चर्चा होती थी। और उसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर जी। अब भीमराव अम्बेडकर, है ना, और भीमराव अम्बेडकर को इसीलिए संविधान निर्माता कहा जाता है, संविधान का शिल्पी कहा जाता है, संविधान निर्माता कहा जाता है। तमाम सारे क्रेडिट उनको दिए जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ठीक, चलेंगे, हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम देख लेंगे संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ये डेट याद रखेंगे।
29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। सभी सदस्यों का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें के एम मुंशी, एम राघवाचार्य, तमाम सारे सदस्य थे, है ना। यह वह समिति थी जिससे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद से प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था, है ना। तमाम सारी समितियों से रिपोर्ट लेके प्रारूप समिति ने इसका अपना एक प्रारूप तैयार किया जिसे फरवरी 1948 में सौंपा गया। अब आगे आएंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, जिसे नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में समाहित हुआ था। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हमारे जो प्रस्तावना है संविधान का पार्ट है, उसे नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, जो आगे चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ये डेट याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947 को, है ना, 22 जनवरी 1947 को, है ना, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया तो एकदम से संविधान उसको ले लेगा, उस पर चर्चा भी होगी, उस उद्देश्य प्रस्ताव पे चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद यदि संविधान सभा को लगेगा कि हाँ इसमें कोई चीज अब इंक्लूड करने लायक नहीं है, कोई जोड़ने लायक नहीं है, कुछ घटाने लायक नहीं है, तब जाके उसको, है ना, संविधान में इंक्लूड किया जाएगा। तो ध्यान रखना, जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसे इंक्लूड कर लिया, संविधान सभा ने उसे इंक्लूड कर लिया, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वही बता रहे हैं, इसमें अभी आएगा झंडा कब लिया गया, राष्ट्रगान कब लिया गया, सारी चीजें आएंगी, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव, है ना, याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ हो गया, सारी कुछ चीजें इंक्लूड हो गई। अब ये पूरा का पूरा संविधान बनने में कितना समय लगता है, तो पूरी की पूरी संविधान बनने में, ध्यान रखिएगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, है ना। इसके लिए कुल 11 बैठकें हुई थी, कुल 11 बैठक हुई थी, है ना, कुल 11 बैठक हुई थी, है ना। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। इसका जो संविधान का प्रारूप है, इस प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ था। ये भी 114 दिन आप याद रखेंगे। तथा इसके निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ठीक। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। ये कहां से लिया गया है, ये फैक्ट आपके एससीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट इस रूप में दिया हुआ, डायरेक्ट इस रूप में आपके एससीईआरटी का कटिंग हम लेके आए हैं, ठीक। और ध्यान देना, एससीईआरटी की चीजें ही पूछी जाएंगी, एससीईआरटी से पूछी जाएंगी। पढ़ने के लिए तो आप संविधान निर्माण पढ़ लीजिए पीएचडी स्तर तक, है ना। हम उन समितियों की ही चर्चा 4 दिन तक करते रह जाएंगे, जितनी समितियां बनी थी, बट हमें उतना डीप लेवल पे नहीं जाना है, हमें अपना जो स्तर रखना है एससीईआरटी लेवल पे रखना है, जो आपके सीएसबीसी कहती है, सीएसबीसी कहती है। आज हम देख रहे थे, आज हम प्लेटफॉर्म की किताब देख रहे थे, प्लेटफॉर्म की किताब में देखें सबसे ऊपर लिखा था, है ना, कि जो बिहार सरकार के जो 10वीं का स्तर है, उस स्तर पे हम प्लेटफॉर्म की बुक दिए हैं। ध्यान रखना, किताब कोई भी हो, उन किताबों में सबसे प्रॉब्लम ये है कि लोग केवल ऊपर का पन्ना बदलते हैं, अंदर का कंटेंट वही रहता है, कुछ नहीं बदलता है। प्रीवियस ईयर ये देके यही दे देते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर ये नहीं सर्च करता है कि भाई दिया क्या है, कहाँ से दिया है, कैसे दिया है, सब के सब वैसे ही काम करते हैं जैसा लोगों को करना है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, प्रारूप पर कुल 114 दिन की बैठक हुई, 64 लाख रुपए संविधान में खर्च हुए थे, ठीक। और पूरा संविधान बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे, ठीक है ना। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान निर्माण में लगे थे, ठीक। चलेंगे आगे, देखेंगे। अब आगे हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं जो आपकी बुक में दिया हुआ है, आप लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, है ना, जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी, ठीक ना।
इसके तत्काल बाद देश के दो हिस्से, है ना, भारत और पाकिस्तान बट गया। भारत की संविधान सभा में पाकिस्तान की संविधान सभा। ठीक, भारतीय संविधान लिखने के लिए 299, है ना, सदस्य थे। इसके लिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, है ना, अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, गणतंत्र का मतलब होता है रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारा जो हेड है भारत का, वो भारत का हेड हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा ही चुना जा रहा है। हमारे यहाँ के हेड राजा नहीं है। हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का हम चुनाव करते हैं, उसी को हम गणतंत्र कहते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन लोकतांत्रिक है, लेकिन गणराज्य नहीं है ब्रिटेन। ध्यान रखने का, क्योंकि ब्रिटेन में जो राजा होते हैं, ब्रिटेन के जो जिनके नाम पे शासन चलता है, वो पारिवारिक राजा होते हैं, उनका चुनाव नहीं होता है। जबकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होता है, एक तरह से मान लीजिए राजा ही है, तो राष्ट्रपति का हमारे यहाँ चुनाव होता है, बाकायदा संसद चुनती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ गणतंत्र है, हमारे यहाँ गणतांत्रिक शासन है। ठीक ना, चलेंगे आगे देखेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको? तो ये डेट आप याद रखिएगा, ये दिन आप याद रखिएगा, है ना। पूछता है कि संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ, है ना। ध्यान रखना, पहली बैठक आपकी दिसंबर 1946 में। पहली बैठक के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जिससे 299 सदस्य ही आपके बचे थे। ठीक ना। और ध्यान रखना, संविधान सभा ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जाके हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था। ठीक, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये डेट आप याद रखेंगे। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ये सवाल पूछा गया, इसलिए हम बार बार इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक, और ये डेट भी याद रखेंगे। संविधान निर्माण में कुल मिला के 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। प्रारूप समिति ने 114 दिनों तक विचार विमर्श किया था, और कुल मिला के 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। 64 लाख रुपीज वॉज इन्वेस्टेड, है ना। 64 लाख रुपया कुल मिला के खर्च हुआ था। ठीक, ₹64 लाख रुपया खर्च हुआ था। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, रहने दो, ये रख दो, आप यहीं बैठो, आप यहीं बैठ जाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, ये डेट आप याद रखेंगे। चलिए, ये देखिए, ये हमने पूरा का पूरा आपको, है ना, कार्टून के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आपकी जो किताब है, किताब को हमने बदला है। अब सबसे बड़ी बात है, इतना तो क्लियर हो गया, संविधान सभा कब बैठी थी, कैसे बैठी थी, कितने सदस्य थे, कब निर्माण हुआ, कौन सी समिति का कब गठन हुआ, ये हमने बता दिया। अब सीधा सीधा हमारे यहाँ संविधान की विशेषता पूछता है कि संविधान की विशेषता क्या है भारतीय संविधान की। तो भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम वन बाय वन देखते हैं। तो जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ, है ना, हमारे यहाँ का जो संविधान है, हमारे यहाँ का संविधान, है ना, संप्रभु है। संप्रभु मतलब सॉवरन, इसको कहते हैं। संप्रभु मतलब सॉवरन कहते हैं। सॉवरन का मतलब ये होता है कि हम अपना डिसीजन लेने के लिए खुद स्वतंत्र हैं। हम अपना डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, है ना, खुद में इंडिपेंडेंट है। हमारा डिसीजन कोई बाहर का देश नहीं लेता है। इसी सॉवरन की मांग हमारे यहाँ के जो 2 नेता थे, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों कर रहे थे, है ना। सो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ का संविधान सॉवरन है, संप्रभु है। दूसरा क्या है, मतलब हम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है डिसीजन लेने के लिए। हम ब्रिटेन के ऊपर डिपेंड नहीं है, ब्रिटेन से हमारा नियम बन के नहीं आता है। हम संप्रभु है, हमारा डिसीजन खुद आता है। इसको बोलते हैं सॉवरन इंग्लिश में। विशालतम लिखित संविधान है। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। लिखित संविधान, ध्यान रखिएगा, लिखित का मतलब ये नहीं होता है कहीं किताब में लिख के रखना। लिखित का मतलब ये होता है कि भैया, लिखित का मतलब जो सबसे पहली पहचान होती है कि इसका एक डेट होगा लागू होने का। इसका एक डेट होता है लागू होने का। दूसरा क्या है
लिखित का मतलब कि इसमें बदलाव करने की एक जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें बदलाव करने की एक जटिल और आसान दोनों प्रक्रिया होती है ना। ऐसा नहीं है कि बदलाव की प्रक्रिया जटिल होगी, प्रक्रिया जटिल भी होगी और आसान भी होगी। डिपेंड करता है कि हमें क्या बदलाव करना है, ठीक ना। सो हमारे यहाँ का संविधान सबसे विशालतम लिखित संविधान है। तीसरा बात करेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारे यहाँ जो संविधान की पहचान है, संविधान हमारे यहाँ लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए लिखा गया है, या संविधान हमारे यहाँ संविधान की पहचान है लोकतांत्रिक गणराज्य का संविधान है। गणराज्य का मतलब अभी हम बताएं, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट मतलब हम अपने हेड ऑफ स्टेट किसको मानते हैं? राष्ट्रपति को मानते हैं। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति हमारे यहाँ पारिवारिक नहीं आता है, कोई व्यक्ति नहीं आता है। मतलब कई लोग यहाँ जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जैसे जो राष्ट्र के मुखिया होते हैं, कई लोगों के यहाँ पारिवारिक है। जैसे ब्रिटेन में आप देखेंगे, अभी हमने एग्जांपल लिया था, ब्रिटेन में राजा होता है, वो राजा का परिवार ही आपका आप देखेंगे चुना जाता है बार बार। उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, उसकी बेटी रानी, ऐसे होता है। बट ध्यान देना, लेकिन हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति होते हैं, जिनको हम हेड ऑफ स्टेट मानते हैं, उनका चुनाव होता है। सो हम एक गणराज्य है। गण मतलब होता है लोग और राज्य मतलब होता है राष्ट्र, है ना। सो हम यहाँ गणराज्य है, मतलब लोगों के द्वारा वो तैयार है। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब लोगों के द्वारा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारे यहाँ संविधान में न्यायपालिका के स्वतंत्रता की बात की गई है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों से स्वतंत्र होगी, है ना। उस पे किसी का प्रभाव नहीं होगा। हमारे यहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, है ना, उस पे किसी का प्रभाव नहीं होगा, ना ही आपके विधायिका का, ना ही आपके कार्यपालिका का। बात करें मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, हमारे यहाँ संविधान में लोगों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। अब मौलिक अधिकार के साथ साथ हमारे यहाँ मूल कर्तव्यों पर भी चर्चा की गई है। भले मूल कर्तव्य हमारे यहाँ संविधान में 1976 में जोड़ा गया, लेकिन हमारे यहाँ मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों पे चर्चा की गई है। फिर बोलेंगे लोकतांत्रिक गणराज्य तो है, कर ही दिए। समाजवादी राज्य, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। हमारे यहाँ जो शासन है, हमारे जो सरकारें हैं, वो सरकारें समाजवादी हैं, समाजवादी है। और हमारे यहाँ जो शासन है, शासन धर्मनिरपेक्ष है। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि सरकार कोई भी नीति लाएगी तो समाज के हर व्यक्ति को, है ना, कोशिश करती है कि उससे बेनिफिट पहुंचे, समाज के हर व्यक्ति को उससे बेनिफिट पहुंचे। इसी को कहते हैं समाजवादी राज्य। मतलब सरकार की कोई भी नीति समाज के व्यक्तियों के लिए ही बनती है। फिर हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि सरकार यदि कोई भी नियम कानून बनाएगी तो धर्म को ध्यान में रख के नहीं बनाएगी, धर्म को अपने नियम कानून से दूर रख के सरकार बनाती है ना, धर्म को उसमें इंक्लूड नहीं करती है। यदि धर्म को लेना ही है, धर्म को लेना ही है तो सभी धर्मों को बराबर लेगी, है ना। यदि बोलेगी कि नहीं हम हिंदू धर्म के लिए आपको 4 धाम यात्रा के लिए आपको मतलब हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो हम मक्का मदीना के लिए भी सब्सिडी देंगे, हम सिखों के लिए भी सब्सिडी रखेंगे उनके यात्रा पे, हम ईसाइयों के लिए भी रखेंगे, मतलब सभी धर्मों के लिए बराबर रखेंगे। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमारे यहाँ संविधान में सरकारों को बताया गया है, सरकारों को संविधान ने गाइडेंस दिया है कि आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, आपके कार्य करने का, आपके जो कानून बनाने का तरीका है वो क्या होना चाहिए। सरकारों को भी काम करने का तरीका बताया गया है कि आपकी नीतियां वेलफेयर के लिए होंगी, है ना, आप लोगों के लिए ही काम करेंगे, कहीं भी आप सद्भावना बिगाड़ने के लिए कानून नहीं बनाएंगे। तमाम सारी चीजें ये सरकारों के बताई गई हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और सबसे बड़ी बात है वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार है। हमारे यहाँ संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया गया है। जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ वयस्क है, मतलब 18 साल से ऊपर का है, उसको वोटिंग का अधिकार हमारे यहाँ संविधान देता है, हमारे यहाँ संविधान देता है। हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है। हमने अभी बोला है कि जो भी देश है हमारे यहाँ, जो भी भारत में देश है, वो देश
दो तरीके से शासन करते हैं लोकतंत्र में। एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, एक संसदीय शासन प्रणाली होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में होता यह है कि राष्ट्रपति उस देश का हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। बट संसदीय शासन प्रणाली में आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री होता है। कोई भी बात, कोई भी चर्चा संसद के माध्यम से होती है और सांसद चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, है ना। और सांसदों का चुनाव भी लोगों के द्वारा किया जाता है। जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, है ना, राष्ट्रपति के ऊपर होता है। राष्ट्रपति जो अपना कैबिनेट तैयार करता है, वो कैबिनेट राष्ट्रपति किसी को भी ले सकता है, तो उसको हम अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो है संसदीय शासन व्यवस्था है। संघीय शासन प्रणाली है, ये आगे बताएंगे। एकल नागरिकता है और एक राष्ट्र एक भाषा की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है, ठीक है ना। एक राष्ट्र एक भाषा की व्यवस्था नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ कोई भाषा है नहीं, ध्यान देखना। हमारे यहाँ कोई राष्ट्र भाषा है नहीं, हमारे यहाँ कोई राष्ट्र भाषा है नहीं। लिखा गया था कि हिंदी हमारे यहाँ भाषा हो जाएगी, बट इसका विरोध तमिलनाडु से बहुत हुआ, तमिलनाडु से बहुत हुआ, इसलिए हिंदी को मतलब भाषा नहीं रखा गया है, राष्ट्रभाषा नहीं रखा गया है। वर्किंग लैंग्वेज है, वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश को माना गया है और हिंदी को भी वर्किंग लैंग्वेज माना गया है, ठीक ना। बट कोई राष्ट्रभाषा यहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई। तो ये रही हमारे संविधान की मोटी मोटी व्यवस्था। आगे जाके हम वन बाय वन इन सभी का हम, है ना, थोड़ी बहुत इन सभी पे चर्चा करेंगे, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो इन चर्चा को हम आज नहीं, हम कल करेंगे और कल लगभग ये चैप्टर आपका, है ना, खत्म हो जाना चाहिए। कल चैप्टर आपका ये प्रस्तावना पढ़ा के आगे मेरे ख्याल से अब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन करने के बाद से खत्म हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक। हाँ, अब उसके बाद से आता है लोकतांत्रिक अधिकार, ठीक। लोकतांत्रिक अधिकार आएंगे, ठीक ना। चलिए, ये आपका चैप्टर हम खत्म कर देंगे कल में, ठीक ना। सो आज के लिए बस इतना ही। जो भी क्लास कर रहे थे ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चंस हमने कराए क्वेश्चंस पे आप लोग स्टिक रहिएगा, है ना। सो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।